भाई साहब पेट एग्जाम में धुआं मचा देंगे। स्टैटिक जी के 10 नंबर की है। बस आप क्लास को एक दो बार देख लेना, 3 बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। रटाना अपना काम है, रटना आपका काम है, दोनों मिलकर धुआं मचाएंगे। पहला जो यूनिट है दोस्तों स्टैटिक जीके का, वो है भारत के पड़ोसी देश। आपने देखा भी होगा इस सिलेबस में, भारत के पड़ोसी मुल्क, नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो थोड़ी सी चर्चा हम इंडिया के बारे में भी कर लेते हैं, फिर हम पड़ोसी मुल्कों की तरफ भी घूमेंगे धीरे धीरे। ठीक है साहब। दोस्तों जब सभी इतनी नॉलेज आपको बेसिकली होगी कि इंडिया जो है वो दक्षिण एशिया का देश है। इंडिया जो पड़ता है, अगर आप एशिया का कॉन्टिनेंट, एशियन महाद्वीप का अगर आप नक्शा देखा होगा आपने, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में हिंदुस्तान पड़ता है और 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या उसके क्षेत्रफल के मामले में जो अपना इंडिया है वो 7वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या के मामले में तो इस वक्त हम दूसरे नंबर पर टंगे हुए हैं। और जैसे ही नई जनगणना आएगी या शादियों का नया वो आने दो सीजन, फिर तो हम नंबर 1 पे हैं। इस बार के शादी के सीजन के बाद भाई साहब धुआं मचा देंगे भाई, जनसंख्या तुम्हारी तैसी उड़ा के रख देंगे भाई साहब, उड़ा के, है कि नहीं। फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके सामने है। अगर बात करी जाए दोस्तों कुल पड़ोसी देशों की, तो इंडिया के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री स्थल से यानी जमीन से टच होती है, और 2 देश ऐसे हैं जिससे इंडिया की बाउंड्री पानी से टच होती है ना, संग पानियों से बहता रहूं। तो कुल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 की तो स्थलीय सीमा इंडिया से लगती है और 2 की जलीय सीमा लगती है। वो देश कौन से है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। इंडिया की यानी कुल जो स्थलीय सीमा दोस्तों वो हो जाती है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, ये है स्थल की सीमा। इसी तरह से दोस्तों भारत की तटीय जो सीमा है वो पहले 7516.6 किलोमीटर हुआ करती थी। अब इसमें सरकार ने अपडेट करने का प्रावधान दिया है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये पूरी तरह से भी दर्ज नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब क्वेश्चन आएगा तो क्या मारे। जो नई सरकार ने घोषणा करी थी वो करी थी 11,098 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा हो गई है। और लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड्स आप देखोगे उठा के, उसमें ये अभी तक दर्ज नहीं है, तो कुछ भी मान लो, इसीलिए मैंने दोनों लिख दी। 7516 किलोमीटर पहले अच्छी खासी चलती थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपडेट करके 11,098 किलोमीटर कर दिया। कितना कर दिया है? 11,098 किलोमीटर। तो ये आपने दोस्तों बेसिक चीजें समझी जो आपको पहले से पता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पहले से पता ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो दक्षिण एशिया में है, साउथ एशिया में है। और अगर गोलार्ध की बात की जाए तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है इंडिया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगी। भारत जो है 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। पूर्वी देशांतर में हो रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखाएं हैं, आपको इतनी नॉलेज इंडियन ज्योग्राफी की होगी ही, 100% होगी। अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया की राजधानी की, तो है दिल्ली में धुआं मचाते ही हो। तो मैं दिल्ली से हैं, गाना भी है भाई साहब दिल्ली से हैं कि नहीं। तो इंडिया दोस्तों भी मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से अभी दूसरे नंबर पर टंगा हुआ है। जैसे ही शादी का सीजन आएगा, शादी के बाद प्यार भरी रातें और फिर भाई साहब धुआं मचाते हुए जनसंख्या लो साहब नंबर 1 पे है कि नहीं है कि नहीं। और अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया की सीमाओं की, तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता है कि इंडिया का जो मैप है, मतलब इंडिया के जो उत्तर की साइड में है वो हिमालय पर्वत है। इंडिया के साउथ में अगर जाओगे तो आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे है ना नक्शा, आपने देखा भी होगा दोस्तों इंडिया का मैप, जैसे जो इस तरीके से जो नक्शा है, तो ये वाला इलाका है ये हिंद महासागर है, और इधर जो वेस्टर्न साइड का जो हिसाब किताब है उसको कहते हैं अरब सागर, और जो ईस्टर्न साइड का हिसाब किताब है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। इधर वाला जो दक्षिण के पश्चिमी के साइड वाला जो हिस्सा है वो है दोस्तों, पश्चिम साइड वाला हिस्सा है अरब सागर, और पूर्व वाला जो साइड का हिस्सा है वो है बंगाल की खाड़ी। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, इसमें कोई नई तोप तो मैंने बताई नहीं है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। जो इंटरेस्टिंग जो नई नॉलेज है वो थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी, ये बताना थोड़ा सा जरूरी है। अगर बात की जाए अब दोस्तों, आपको थोड़ी सी नई चीजें हो सकता है देखने को मिले। इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी मुल्कों से लगती हैं। पड़ोसी मुल्कों से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती हैं? तो इंडिया के दोस्तों 16 राज्य
और 2 यूटीज। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से 16 राज्य और 2 यूटी, कुल मिला के 18 राज्य भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के ऐसे हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी मुल्क से लगती हैं। ठीक है साहब, इस तरह से फैक्ट आएगा तो हो जाएगा। देखो पैट परीक्षा फैक्चुअल है, ठीक है, इसलिए आपको फैक्ट याद करने हैं। ये कोई पीसीएस लेवल या आईएएस लेवल का तो स्टैटिक जी के है नहीं, पैट लेवल का है, तो उसी हिसाब से आपकी ये क्लास चल रही है ताकि आपके नॉर्मल अच्छे अंक आपको मिले। फैक्चुअल मैंने चीजें अच्छी कवर करी है। अगर बात की जाए दोस्तों इंडिया के तटीय विस्तार की, तो अभी हम पुराने वाले से चल रहे हैं 7516 जो मैंने किलोमीटर अभी आपको बताया था कि ये वैसे अपडेट होके 11,098 किलोमीटर हो गई है, लेकिन पुराना डेटा अभी मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी नेशनल रिकॉर्ड्स में तो आई नहीं है। तो पुराने वाले डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया की तटीय सीमा विस्तार है उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो मुख्य भूमि का जो तटीय विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, तो वो है दोस्तों 6300 किलोमीटर का। मुख्य भूमि का, मेन जो भारत की जमीन है उसका जो तटीय विस्तार है वो है 6300 किलोमीटर। और इंडिया का जो द्वीपीय क्षेत्र विस्तार है वो है 1200 किलोमीटर। और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो बन जाता है 7516 किलोमीटर। 6300 और 1216.6 अगर आप जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि इंडिया की तटीय सीमा विस्तार के बारे में थोड़ा उसमें गहराई में पूछा जाए तो मुख्य भूमि का तटीय विस्तार कितना है 6300 किलोमीटर, और अगर द्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पूछा जाए वो कितना है 1216.6 किलोमीटर। टोटल आप लगा ही दोगे तो इंडिया की अगर टोटल पूछ ली जाएगी तो 7516.6 किलोमीटर, जिसे अपडेट करके अभी हाल ही में 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अब इंडिया के दोस्तों ऐसे राज्य जो समुद्र तट रखते हैं, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पिएंगे दोनों फोटो खींच के, तो ऐसे राज्य जहां पर अपना एक बीच है मतलब समुद्री किनारा है। तो हिंदुस्तान में दोस्तों ऐसे टोटल 9 राज्य हैं जहां पे आपको समंदर तू किनारा में देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो एक तो अपने गुज्जू भैया हैं, गुजरात, ये सब आप नॉर्मल चीजें देखो। गुजरात में समंदर है, महाराष्ट्र में समंदर है, गोवा में समंदर है ही। यहाँ का समंदर तो आपको मतलब यहाँ तो आपको जाके बहुत कुछ पीना है, मतलब गोवा में समंदर का पानी भी पीना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पीने को मिलेंगी, तो पीते रहना आराम से। अपना कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ऐसे 9 राज्य हैं। ये 9 राज्य सिंपली आपको पता है जहां पर आपको पोर्ट देखने को मिलता है, यानी इन राज्यों में आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। ठीक है साहब, कौन कौन से हैं फिर से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारी बेसिक नॉलेज थी जो आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में, इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज की। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के पड़ोसी मुल्कों का एक पूरा यूनिट इसमें है, वो हम समझते हैं। एक इंडिया का पड़ोसी है दोस्तों अपना बांग्लादेश, है ना। धुआं मचाते हुए बांग्लादेश में क्रांति हो ही जाती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो इंडिया से सबसे ज्यादा लगती है, यानी सबसे लंबी जो सीमा है इंडिया की वो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर की इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर्स। ठीक है साहब, ये आपने भारत और बांग्लादेश की सीमा समझी जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बारे में कुछ नई नई चीजें। बांग्लादेश का पूर्व मतलब पहले जो नाम था वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। एक दौर था जब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था, उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 तारीख थी, दिसंबर का ठंड का महीना था और बात थी 1971 की। 16 दिसंबर 1971 को इंडिया वालों ने अपनी मुक्त वाहिनी सेना भेज के धुआं मचा दिया भाई साहब, टुकड़े टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के और बांग्लादेश को पैदा कर दिया। समझ रहा है, देख रहा है विनोद? तो वी आर द फादर ऑफ बांग्लादेश, है ना, वी आर द मदर ऑल्सो। अपने तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो वही है। तो बांग्लादेश के लोग हमारे देश के लोगों को पापा मम्मी ऐसी थोड़ी कहते,
16 दिसंबर 1971 को धुआं मचाते हुए डिलीवरी कर दी बांग्लादेश की। हो गई साहब सरकारी अस्पताल में, पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 16 दिसंबर 1971 एक इंपॉर्टेंट डेट है। अगर बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी की, तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि राजधानी इसकी ढाका है और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो चलती है टका। बांग्लादेश में टका चलता है अपना, कैपिटल ढाका है और मुद्रा टका है। बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगाली बोली जाएगी सिंपली। कौन से धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं? तो इस्लाम धर्म का वहाँ पे प्रचलन ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ें हैं ये। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, भाषा बंगाली है और इस्लाम धर्म का बांग्लादेश में बोलबाला है। अब आपको एक नई चीज़ और मज़ा आएगा जान के कि जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्र जो गीत है वहाँ का, जैसे इंडिया का राष्ट्रगीत क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे, ऐसे ही राष्ट्रगीत बांग्लादेश का क्या है? आमार सोनारे बांग्ला, है ना। तो ये अमर सोनार जो बांग्ला है ना भाई साहब, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। कौन सा? अमर सोनार बांग्ला। और इस नेशनल एंथम को बनाने वाला कौन था? जब बांग्लादेश को बनाने वाले इंडियन लोग हैं तो उसके नेशनल एंथम को बनाने वाले भी तो इंडियन होंगे, और उन इंडियन का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगीत है बांग्लादेश का, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है साहब। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना हिंदुस्तान का भी तो नेशनल एंथम लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हे, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। इसी तरह से बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। एक चीज़ और आपको बतानी है। क्या बतानी है? कि ये जो बांग्लादेश है ना, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ, समझ रहे हो? देख रहा है विनोद भाई साहब, सेकंड हाईएस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन बांग्लादेश में है। देख रहा है विनोद? और क्या? और ये बांग्लादेश दोस्तों तीन ओर से, तीन साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, भारत से घिरा हुआ है तीन तरफ से। बांग्लादेश तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक साहब, तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। इसीलिए एक नाम दिया गया है 3 बीघा कॉरिडोर। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध भारत के साथ किस देश से है? तो 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर एक गलियारा है, एक पतला सा गलियारा है जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। तो 3 बीघा कॉरिडोर किससे हो गया? इंडिया और बांग्लादेश से। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा हो गया? बांग्लादेश। अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्या है? वहाँ का नेशनल एंथम। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, भाषा बंगाली और इस्लामिक धर्म चलता है। पहले नाम क्या था इसका बांग्लादेश का? पूर्वी पाकिस्तान था। आज़ाद कब हुआ बांग्लादेश? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की हिंदुस्तान से सीमा कितनी लगती है? सबसे लंबी सीमा लगती है, कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर्स। कुछ और चीज़ें दोस्तों अपन देखते हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में कौन से हिंदुस्तान के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? यानी ऐसे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है। और मैंने ये सारी शॉर्ट ट्रिक जो अपनी YouTube चैनल पे, जो अपना YouTube चैनल है उस पर प्लेलिस्ट आप देखोगे शॉर्ट ट्रिक की, वहाँ पर आपको सारी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगी। तो मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक करा रखी हैं, बांग्लादेश वाली, उसकी, चाइना की, नेपाल की, सबकी करा रखी हैं। तो वहाँ आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स से ये सारे राज्य आपको याद हो जाएंगे ईजिली। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से भारतीय राज्य इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। तो इसकी असम है, आपका मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। इसकी एक वो थी शॉर्ट ट्रिक में, AM/PM है शायद, है ना? तुम AM/PM ऐसे था, AM/PM TAM/PM मान लो, AM/PM था। और इस तरीके से है। A से दोस्तों आपका असम हो गया, M से आपका मेघालय हो गया, P से आपका देखो पश्चिम बंगाल हो गया, M से क्या है? ये हो गया मिजोरम, और T से आपका त्रिपुरा हो गया। तो है ना, यही है तेरी AM/PM, कुछ भी याद कर लो। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो तेरी AM/PM, इससे आपको ये शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा।
ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लग रही है? पश्चिम बंगाल से लग रही है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। तेरी AM PM से आपने बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले इंडियन स्टेट्स के नाम समझ लिए। तेरी AM PM, तेरी से त्रिपुरा हो गया, तेरी से त्रिपुरा, A से असम, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल, फिर M से मिजोरम। तेरी AM PM याद भी हो गया आपको। इसमें जो आपको तेरी दिख रहा है ना, तेरी, तेरी का मतलब है त्रिपुरा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से टच होता है। त्रिपुरा अपने आप में 3 तरफ से बांग्लादेश से टच हो रहा है। यस, जो त्रिपुरा का नॉर्थ साइड है, उत्तरी साइड है, वो भी बांग्लादेश की तरफ टच हो रहा है। त्रिपुरा का जो साउथ साइड है, दक्षिण साइड है, वो भी बांग्लादेश से टच हो रहा है। और त्रिपुरा का जो वेस्ट साइड है, पश्चिमी साइड है, ये भी बांग्लादेश के साथ टच हो रहा है। तो त्रिपुरा की 3 तरफ से त्रिपुरा किससे टच होता है? बांग्लादेश से टच होता है। कहां से? उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से। पूर्व का जो त्रिपुरा का जो ईस्टर्न एरिया है वो बांग्लादेश से टच नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें आपको डेप्थ में भी बताई हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। और अगर आप चाहो तो इंडिया का जो मैप है, नक्शा है ना, वो एक बार जब देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ऐसे। मैं थोड़ा मैपिंग में उतना स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं मैपिंग के थ्रू मेरे को याद भी नहीं है। और इंडिया का मैप से मेरे दिमाग में यहाँ घुसता नहीं है, मेरे को रटा हुआ चीज़ है। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना ही मैं बताऊंगा। मैपिंग मेरे को उतनी नहीं आती, इसलिए मैं मैपिंग ज़्यादा कराता नहीं हूँ। मैंने सारी चीज़ें ट्रिक ब्रिक से याद कर रखी है, तो वो मेरे को काम मेरा बन जाता है। जैसे ही मैंने तेरी AM PM से याद कर लिया। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? बांग्लादेश घूम रहा है? धुआं मचा देंगे? मच गया धुआं? मचेगा, चिंता मत करो। अब दोस्तों बात करें और द्विपक्षीय संबंधों की। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा जल बंटवारा संधि हुई थी। जो गंगा नदी है उसका पानी बांग्लादेश और इंडिया दोनों को मिल जाता है। तो इसके बंटवारे के लिए एक समझौता हुआ था। वो समझौता कब हुआ था? 1996 में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि कब हुई? 1996 में। इसी तरह से एक कमीशन भी बना था, संयुक्त नदी आयोग, जो ज्वाइंट रिवर कमीशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। जो नदियों का पानी होता है उसकी देख रेख, उसके बंटवारे के लिए, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए एक आयोग बनाया गया था। वो बनाया गया था दोस्तों 1972 में। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। गंगा जल बंटवारा संधि कब हुई थी? 1996 में। संयुक्त नदी आयोग कब बना है? 1972 में। अगर बात की जाए दोस्तों LBA की, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बहुत फेमस एग्रीमेंट है, भूमि सीमा समझौता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014-15 में सरकार बनी तो मोदी जी ने बांग्लादेश को ट्रिप के लिए सेलेक्ट किया। बांग्लादेश गए साहब सब मोदी जी अपने, और वहां पर ये भूमि सीमा समझौता कर दिया था। और ये दोस्तों इसकी 2015 की आसपास की बात है। 2015 में जून के महीने में ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, शायद 100वां शायद संवैधानिक ऐसा मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद 100वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके लिए ये मेरे को याद है। मैं 2014-15 में उस वक्त दिल्ली में था जब ये मैं न्यूज़ सुन रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी याद आ रही है कि इंडिया में 100वां संवैधानिक संशोधन हुआ। उसके बाद ये बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता हुआ, जिससे हिंदुस्तान का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया था और बांग्लादेश का एक बड़ा इलाका हिंदुस्तान ने हड़प लिया था। इसलिए मेरे को हल्की हल्की न्यूज़ याद है कि शायद 100वां संविधान संशोधन है। तो ये दोस्तों फिर से फटाक से रिवाइज करते हैं। भारतीय राज्य आपने समझ लिए, तेरी AM PM से याद हो गया। पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज्यादा टच होती है बांग्लादेश से। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की साइड से 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर संबंधों की बात की जाए तो गंगा जल बंटवारा संधि हुई थी 1996 में, और संयुक्त नदी आयोग कब बना था? 1972 में। ठीक है साहब। भूमि सीमा जो समझौता हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये 2015 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जब नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ये आपने दोस्तों बेसिक चीजें समझी बांग्लादेश से संबंधित। अब हम आगे बात करते हैं, और वो बात करते हैं हम दोस्तों नए एक दूसरे देश की, जो इंडिया का एक और पड़ोसी मुल्क है, वो है आपका चाइना। चाइना घुमाते हैं, आओ तुम्हें, आओ चलो चाइना घुमाएं। गए हो चाइना? चिंग चांग पिंग पोंग पिंग। चाइना के मामले में एक चीज भाई साहब मैंने देखी है,
चाइना के पास 4 फुट 4 इंच के तो लोग होते हैं, आंखें ऐसी ऐसी होती हैं, यूं यूं यूं। और मीडिया वाले आजकल खबर में सुनाते हैं कि चीन ने भारत पर दृष्टि गड़ाए रखी है, चीनी सेना ने भारतीय सेना पे दृष्टि गड़ाए रखी है। भाई जिनकी खुद की दृष्टि ठीक से नहीं खुल रही, वो क्या घंटा हमारे देश की सेना पे दृष्टि गड़ा पाएंगे अपनी? बताओ, 4 फुट 4 इंच आप जाओगे तो मतलब आप क्या टीवी पे भी देखोगे, छोटे 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 लोग पाए जाते हैं चाइना में। 5 फुट का तो कोई बहुत, अगर 4 फुट 5 इंच, मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति वहां पर 6 फुट का मिल गया तो समझ लेना कि या तो वहां से कोई हिंदुस्तान आया था या फिर यहाँ का कोई पूर्वज चाइना गया था, इसी वजह से वहां कोई 6 फुट का मिल गया। समझ गए? समझ रहे हो है कि नहीं? मतलब समझ ही गए होंगे। चाइना के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये इंडिया का पड़ोसी देश है। चाइना की जो सीमा है वो इंडिया से लगती है, और वो लगती है दोस्तों 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में शेयर हो रही है। कितनी है? 3488 किलोमीटर की बाउंड्री। ठीक है साहब। अगर बात करें दोस्तों चाइना के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, तो चाइना भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देशों में से एक है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। ये जो बात लिखी है इससे कंफ्यूज मत होना कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है। सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पर बाउंड्री शेयर करने के मामले में वो है बांग्लादेश। अगर सीमा के मामले में बात हो तो नंबर 1 पे बांग्लादेश है, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। अभी मैंने समझाया आपको। लेकिन आबादी के बारे में अगर बात की जाए तो आबादी के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा पड़ोसी जो मुल्क बन जाता है वो बन जाता है आपका चाइना। इसी तरह से क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखोगे तो क्षेत्रफल में भी तो चाइना हमसे बड़ा ही है ना, इसलिए लिख दिया है कि सबसे बड़े पड़ोसी देश में है। ठीक है साहब, चाइना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों ये चाइना तीसरे नंबर पे है, और ये जनसंख्या के मामले में पहले पे है। गलत लिख गया। गलत क्या लिख गया? हम लोगों ने जब ये टाइप हो रही थी तो बड़ा कॉमेडी चल रही थी कि मतलब नोट्स जब हम लोग बना रहे थे कि कुछ दिनों में तो वैसे भी चाइना पीछे होने ही वाला है, और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे आए भी हैं जो बताते हैं साहब कि हो ही गया है पीछे। तो फिलहाल तो देखो चाइना जनसंख्या में फर्स्ट पे है, जब सेकंड हो जाएगा तो आपको बता दी जाएगी। चाइना की राजधानी दोस्तों सभी जानते हैं, बीजिंग चाइना की कैपिटल है। चिंग चोंग पिंग पोंग पिंग। चाइना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो है मंदारिन। कई लोग इसे चीनी लैंग्वेज कह देते हैं, और अगर आप पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कि चीनी तो लैंग्वेज ऑप्शन में आती ही नहीं है। ऑप्शन में जो लैंग्वेज आती है वो आती है मंदारिन। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत तगड़ा शासन रहा है, जिसे पीआरसी कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कह लो। जो कम्युनिस्टों का शासन हुआ था उसे वो पीपल रिपब्लिक ऑफ कम्युनिस्ट, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कहते हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से पीआरसी स्थापित हुआ था, और यही गवर्नमेंट यानी कम्युनिस्ट शासन चाइना में रहता है। बाकी यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल जो चीज़ें हैं कि धान का, चाय का, तंबाकू का, चीनी का, ये सब उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के हिसाब से बदलती रहती है, ये जानना तो जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया और चाइना के बीच में एक सीमा रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। यानी मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में हो गई? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा हो गई? मैकमोहन रेखा हो गई। भारत के लिए दोस्तों मैकमोहन रेखा चाइना के साथ है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और चीज होती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि जहां बात LAC की जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जाए, तो वो मैटर होता है चीन से संबंधित। ठीक है, अगर बात की जाए LOC की, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की, LOC की अगर बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो वो मैटर संबंधित होता है पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से। ये छोटा सा एक अंतर है। LAC अगर आए तो चाइना के साथ, LOC आए तो
पाकिस्तान के साथ। LAC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, और LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा। LAC चाइना से और LOC आपका पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किस किस में है? इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है साहब। अब दोस्तों थोड़ा सा चाइना के बारे में और भी चीजें समझते हैं। चाइना के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज ये है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो चाइना से लगे हुए हैं, ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा चाइना के साथ लग रही है। कभी जाओगे चाइना फाइना कि नहीं, बैठे बैठे चाइना चाइना चलती रहेगी है। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? एक मैंने छोटी सी खोज की है, मैं बहुत डिस्कवरीज बहुत करता हूँ। जो हिंदुस्तान का मर्द समाज है ना, मर्द समाज, उसकी एक खोपड़ी में एक अलग ही खुरापात चलती है। ये मर्द समाज भाई साहब, शादी जो होती है ना, शादी से पहले ये सोचता है, शादी से पहले जो हिंदुस्तान का मर्द है वो ये सोचता है कि उसकी कैसे भी शादी हो जाए। शादी से पहले बेचारा पागल रहेगा, ये कोई मिल जाए, शादी हो जाए कैसे भी। और शादी के बाद जो है हमारा मर्द समाज ये सोचता है कि हम भैया कुंवारे रहेंगे कि नहीं, हम तो कुंवारे हैं, बताएगा ही नहीं 4 जगह कि हम शादीशुदा है ना। अच्छा, हम भी इसी में शामिल है कि हमको कोई अलग थोड़े रही है, हम भी तो भारतीय मर्द हैं। तो जो है ये एक सत्य बात है कि 80% हिंदुस्तान का आदमी शादी से पहले तड़पता है कि लुगाई मिल जाए, और शादी होने के कुछ साल बाद वो अपने आप को कुंवारे की तरह रखता है। वो बताएगा नहीं समाज में कि 4 बच्चे घर पे बैठे हैं। तो ये एक सत्यता की खोज की थी मैंने, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दी जाए, सत्य खोज है ये साहब। अब दोस्तों अपन बात कर रहे थे चाइना के राज्यों की। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडिया और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पर डाल रखी है, आप देख सकते हो। लद्दाख एक ऐसा यूटी है जो शेयर करता है बाउंड्री। फिर हिमाचल प्रदेश तो करता ही करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ आपका उत्तराखंड भी करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, और ये क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर अब नहीं करता। अब लद्दाख हो गया, इसको काट दो, इसको खत्म करो। यानी हिमाचल प्रदेश कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, सिक्किम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है, लद्दाख भी कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो इंडिया को चाइना के साथ बाउंड्री पर लगे हुए हैं। और इसकी दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रिक अभी याद नहीं आ रही, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी, डाल देता हूँ बना के। मैं तो इतना खुद तो पढ़ता जाता हूँ नहीं हूँ, तो मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, इसलिए मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। मुझे ऐसा हल्का सा लग रहा है हसल नाम से शायद मैंने बनाई थी, है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, एग्जैक्टली याद आ गई, हसल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को लेके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि करता है कि नहीं करता। मैं मतलब हसल नाम की है तो शायद देख लेना, कंफ्यूज मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा एग्जैक्टली है। मैप में देखता नहीं हूँ इतना, तो मैं खोपड़ी में बैठा नहीं है, ट्रिक से याद करता हूँ सारी चीज़ें। अब दोस्तों नई चीज़ देखते हैं अपन, इंडिया और चाइना के बीच में जो राजनीतिक संबंध है वो कब शुरू हुए? वो शुरू हुए थे 1 अप्रैल 1950 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना के जो ये राजनयिक संबंध है वो कब शुरू हुए? 1 अप्रैल 1950 को। आपने अभी थोड़ी देर पहले सोचा, देखा था, समझा था कि पीपल ऑफ रिपब्लिक, ये जो चाइना थी, इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1949, याद है। और 1 अक्टूबर 1949 के बाद जब ये स्थापित हुआ तो इंडिया की जो राजनीतिक संबंध थे वो अगली साल 1 अप्रैल 1950 को ये संबंध शुरू हो गई। और उसके कुछ दिनों बाद ही इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं पंचशील समझौता। क्या कहते हैं? पंचशील समझौता। ये भारत और चीन के बीच में 5 ऐसे सिद्धांत थे जिन पर मंजूरी हुई, और ये समझौता दोस्तों हुआ था 1954 में। क्योंकि इंडिया चाइना आपस में खूब लड़ता झगड़ता रहता था, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई कुछ शांति स्थापित की जाए, इसलिए चाइना के साथ पंचशील समझौता स्थापित हुआ। यह एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए था ताकि पीसफुल एनवायरनमेंट इंडिया और चाइना के बीच में बना रहे। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, और ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, ठीक है, उनके आसपास की बात है। और जो चाइना के जो लीडर थे
जिन्होंने, चाइना की तरफ से भी तो कोई होगा, इंडिया की तरफ से नेहरू जी हो गए, चाइना की तरफ से जो व्यक्ति थे उनका नाम था चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, ये व्यक्ति ऐसे थे जो चाइनीज लीडर थे। इन दोनों ने मिलकर ये पंचशील समझौते पे सिग्नेचर किए थे, नेहरू जी ने और चाउ एन लाई ने। ठीक है, आगे दोस्तों इन्हीं चाउ एन लाई की इंडिया में यात्रा भी देख लेते हैं। कब कब चाउ एन लाई इंडिया आए थे? तो 1954 में तो ये समझौता हो ही रहा है, तो 1954 में तो इंडिया आ ही गए। उसके बाद 1957 में आए, 1960 में आए। कब कब हुए? 3 बार चाउ एन लाई की इंपोर्टेंट ट्रैवलिंग है इंडिया की तरफ, 1954, 1957 और 1960। कौन कौन सा? 1954, 1960 और 1954, 1957 और 1960। 3 बार चाउ एन लाई इंडिया आए थे। कब कब? 1954, 1957 और 1960 में। अगर बात की जाए दोस्तों, पंडित जो नेहरू जी हैं हमारे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी तो चाइना जाएंगे। तो इनकी जो चाइना यात्रा हुई थी वो 1954 के ही अक्टूबर महीने में हुई थी। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1954 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में पंचशील समझौता हो गया, इसी में चाउ एन लाई भी इंडिया आए और इसी में नेहरू जी भी चाइना पहुंच गए। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें 1954 के टाइम में हुई हैं। कौन कौन सी? पंचशील समझौता भी 1954 में हुआ, चाइना से चाउ एन लाई भी इंडिया 1954 में आए और नेहरू जी इंडिया से चाइना भी 1954 में ही गए। लेकिन दोस्तों ये शांति जो समझौता था, पंचशील समझौता, इसकी धज्जियां उड़ी कुछ दिनों बाद। क्यों उड़ी? क्योंकि चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। चाइनीज अटैक हुआ, चीनी आक्रमण हुआ दोस्तों, वो आपका 1962 में हुआ। चाइना ने 1962 में इंडिया पे अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बाउंड्री को लेके भसड़ मची हुई थी, सीमा सब कुछ छाती पे ले जाएंगे, सब सीमा धर के अपनी, मतलब सीमा तो कोई लड़की सीमा नहीं, जगह जमीन जोरू, आपने सुना होगा ना, जड़ जमीन जोरू के चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। चाइना ने सोचा कि ये मेरा, इंडिया सोच रहा है कि वो मेरा, आप बस में लठ बज गया साहब। तो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। इससे इंडिया और चाइना के संबंधों को तगड़ा धक्का लग गया। जब ये संबंध खराब हुए, काफी साल तक इंडिया और चाइना के बीच में संबंध खराब रहे और धीरे धीरे संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। तो संबंधों की जो पुनर्स्थापना हो पाई वो हो पाई अगस्त 1976 में। यानी 1962 में अटैक हुआ और 14 साल बाद, नहीं 14 ही ना, 12 नहीं सही 14 साल बाद, यानी कि अगस्त 1976 में ये 14 साल बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने का टाइम आया। फिर उसके बाद वाजपेयी जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 1979 में चाइना पे यात्रा की। ये मैं आपको पूरी स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा गहराई में आ जाइए तो आप कर सको कि कौन कैसे क्या था। ठीक है, ये बाकायदा एक टॉपिक है ना, एक यूनिट है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में सिर्फ राजधानी और मुद्रा नहीं आती, बहुत सी चीजें आती है ना। तो मैं अपनी तरफ से सब कराऊंगा, भले ही 10 मिनट ज्यादा लगे। आप कितना करते हो, आप ऊपरी ऊपरी पढ़ना चाहते हो, सतही, तो आपको मुबारक हो। मैं जो कोई चीज करा रहा हूँ तो अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो 1979 में दोस्तों वाजपेयी जी गए चाइना। उसके बाद और अच्छे से संबंध स्थापित हो, इसलिए राजीव गांधी जी भी चाइना गए थे 1988 में। और ये जब इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आप जब देख रहे हो कि इंडिया से चाइना जा रहे हैं, तो इतने सारे जब चाइना लोग पहुंचेंगे तो चाइना के भी लीडर्स को लगेगा कि ठीक है यार, बहुत दिन हो गए लठ बजते हुए, अब बात करते हैं हम शांति की। और इंडिया और चाइना के बीच में LAC पीस एग्रीमेंट हुआ, LAC शांति समझौता हुआ। ये हुआ आपका दोस्तों 1993 के सितंबर के महीने में। सितंबर 1993 में LAC शांति समझौता हुआ और वो समझौता भारत की तरफ से नरसिम्हा राव, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर में, उन्होंने ये सिग्नेचर किए। क्लियर हो गई पूरी, एकदम भसड़ दिमाग में एकदम बैठ गई। फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पंचशील समझौते पे चलते हैं। 1954 में पंचशील समझौता हुआ शांति स्थापित करने के लिए। इंडिया की तरफ से नेहरू जी थे और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई थे। सब कुछ सही चल रहा था। चाउ एन लाई आ गए इंडिया 1954 में, 1957 में, 1960 में। इंडिया की तरफ से नेहरू जी भी गए थे 1954 में चाइना। सब कुछ सही चल रहा था। 1954 तक मजा ही मजा था, 60 तक सब कुछ सही था। लेकिन 1962 में
चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो संबंधों को धक्का लगा। फिर 1976 तक संबंध खराब रहे और 1976 के अगस्त महीने तक चाइना और इंडिया के संबंधों में पुनर्बहाली हुई। जब बहाली हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी 1979 के दौर में गए साहब चाइना घूमने। वहाँ उन्होंने प्रयास किए कि फिर से शांति स्थापित हो। फिर राजीव गांधी भी गए 1988 में, उन्होंने भी प्रयास किए और धीरे धीरे 1993 के सितंबर के महीने में चाइनीज गवर्नमेंट भी शांति समझौते के लिए तैयार हो गई। कब? सितंबर 1993 में। और LAC शांति समझौता कब हो गया? इसी सितंबर 1993 में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे? नरसिम्हा राव। और ये दोस्तों आपने पूरी जो कहानी किस्सा समझा वो समझ लिया आपने इंडिया और चाइना का और इंडिया और बांग्लादेश का और इंडिया के बारे में बहुत सी चीज़ें समझी। अब और भी कोई पड़ोसी मुल्क अभी रह गए हैं और जलीय जो सीमा स्थापित करने वाले देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, ये भारत की वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करते चलो ना, जितना याद हो सके उतना करते चलो। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने 2-3 बार देख ली, भले ही आप 1.5x की स्पीड पे ही देख लेंगे, तो फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। अंततः पैट जैसे एग्जाम में आपको फैक्टों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि पैट की परीक्षा में आप टक से आगे बढ़ो, वो उसको मार के टिक मार के, ताकि पैट से आने वाली वैकेंसीज आपके लिए उम्मीदजनक रहें, मतलब पॉजिटिव रहें। इसी के साथ फिर से मुलाकात होगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।